हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स, जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती हैं। जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं। यहाँ पे हम केवल बोर्ड पे समझाते हैं आपको, बाकी नोट्स आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक है बेस थ्योरम। तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं या एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। तो बेस थ्योरम पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम ये इवेंट डिस्कस करेंगे, जिससे बेस थ्योरम आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है, ये आपको याद करने के लिए लिख रखा है, A इंटरसेक्शन B, ये क्या लिखा है, नल सेट। फाई मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, उसे हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे अगर हम मान लेते हैं एक सेट है A 1 2 और एक सेट B है 3 4, तो A इंटरसेक्शन B क्या निकलेगा, कुछ भी कॉमन है तो नहीं निकलेगा कुछ भी। तो ये होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। जैसे एक डाइस ले लीजिए, डाइस में हमने मान ली, डाइस में आपको पता है अगर 6 नंबर वाला डाइस है, ठीक है, जिसमें 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी है। ठीक है, तो हमने माना इवेंट ए जो है वो क्या है, नंबर अपीयर्स ग्रेटर देन 4। इवेंट ए में जो नंबर अपीयर हो रहे हैं वो ग्रेटर देन 4 है। तो ग्रेटर देन 4 में केवल 2 ही नंबर आते हैं, कौन कौन से, 5 और 6। तो ए क्या हो गया हमारा, 5 और 6। उसके बाद इवेंट बी के लिए लिखा है नंबर अपीयर्स लेस देन इक्वल टू 4। तो बी हमारा क्या हो गया, इक्वल टू 4 भी है, तो मतलब 4 लेस देन है, तो 4 तो इक्वल टू भी है तो 4 भी है, और 4 से छोटे क्या है, 1 2 3। ठीक है, तो ये 4 नंबर है। अब कहने का क्या मतलब है कि ए और बी दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, लेकिन म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में क्या होता है कि कोई ना कोई इनमें से एक इवेंट जरूर होगा, चाहे तो ए वाला होगा चाहे वो बी वाला होगा। या एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें एक चीज जरूर होगी, या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा। तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं कि कोई ना कोई एक इवेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या है कि जिसमें हर एक को मौका मिल सकता है, हर एक नंबर को मौका मिल सकता है। हमने एक डाइस जो है थ्रो किया, ठीक है, एक डाइस को उछाला, अब उसमें 1 आने की भी वही प्रोबेबिलिटी है जो 2 आने की है, 3 आने की है, 4 आने की है, 5 आने की, 6 भी। मतलब डाइस पे जब हम थ्रो करते हैं डाइस को तो कुछ भी आ सकता है, 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। सारे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स आप इस तरीके से याद रखना। इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, अगर हमने 2 कॉइन टॉस करें, 2 कॉइन टॉस करें तो पहले वाले कॉइन पे भी हेड आया और दूसरे वाले कॉइन पे भी हेड आया, तो क्या पहले वाले कॉइन ने दूसरे वाले कॉइन पे कुछ फर्क डाला, कुछ अंतर, कुछ उस पे कुछ हुआ, फर्क पड़ा उससे, या सेकंड वाले कॉइन से फर्स्ट वाले सेकंड कॉइन पे कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। दोनों पे हेड आ गया, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पे कोई भी असर नहीं डाल रहे हैं। occurrence of head on first coin does not affect the occurrence of head on second coin। तो कोई एक दूसरे पे कुछ भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ रहा। ठीक है, इसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। अब डिपेंडेंट वेरिएबल को समझने के लिए सबसे पहले, अगर हमारे पास ताश की एक गड्डी है, प्लेइंग कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स आपको पता है कितने का होते हैं, एक उसमें
बॉक्स में 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। अब 52 कार्ड्स में जो हमारे किंग होते हैं या क्वीन होते हैं, तो ये कितने कितने होते हैं, या एस होते हैं, एस नहीं, किंग और क्वीन ले लेते हैं। किंग और क्वीन क्या होते हैं, 4 होते हैं हमारे भाई। हर एक में 52 कार्ड्स में 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होते हैं। तो हम किसी एक चीज को लेके चलते हैं, मान लेते हैं हम किंग को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो बोला गया कि उस 52 कार्ड्स की जो कार्ड्स हैं उसमें से अगर एक कार्ड गिर जाता है और वो कार्ड क्या होता है, किंग होता है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि 4 किंग होते हैं तो 4/52 होगा। लेकिन फिर ये लाइन बोल दी गई कि उस कार्ड को उठा के वापस वो जो 52 कार्ड्स थे उसमें वापस नहीं रखा गया, वो जो गिर गया उसको हटा दिया। उसके बाद फिर से उस ताश की गड्डी में से एक किंग निकला, अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 51 बचे, क्योंकि उस एक कार्ड को हमने किंग को हटा दिया। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अपॉन में आ जाएगा 51, और ऊपर किंग कितने बचे, किंग भी 3 बचे, क्योंकि एक तो पहले ही हट गया है, तो 3/52। फिर अगर हम दूसरे कार्ड को निकाल देते हैं, अब हमारे पास कितने किंग बच रहे हैं, 2 किंग बच रहे हैं। फिर से हमने उस ताश की गड्डी में करा, उसको ताश की गड्डी में से प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड फिर से निकाल लिया, और वो हमने बोला कि वो भी किंग का कार्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे, 2 कार्ड निकल के जा चुके हैं बाहर, बचे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 50। अब 50 में फिर से एक किंग निकल गया, किंग कितने थे, 2, तो कोई भी उन दोनों में से निकल सकता है, तो 2/52। तो आपको पता चल रहा है ना कि ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक का दूसरे पे असर पड़ रहा है, क्योंकि पहले था 4/52, फिर हो गया 3/51, फिर हो गया 2/50, इसके बाद क्या हो जाएगा 1/49। तो मतलब इसका आपस में असर पड़ रहा है। लेकिन अगर हम उस कार्ड को जो गिरा था उसको वापस से उस प्लेइंग कार्ड्स में रख देते हैं, तो और फिर से हम ये करते हैं प्रोसेस, तो क्या ये डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, तब डिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होंगे। हर बार 4/52 4/52 4/52 ही आएगा, ठीक है। अगर ये डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम पढ़ रहे हैं तो फिर हमारा जो अभी एग्जाम्पल बताया वो आएगा, ठीक है। तो आप इसी एग्जाम्पल को डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए भी बता सकते हो और इनडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बता सकते हो। तो अब आपने क्या क्या समझ लिया, एक एग्जॉस्टिव केसेस समझ लिए, एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स, इतनी चीजें आपने पढ़ ली, ठीक है। अब हमको पढ़ना है बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में हम बेजियन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब बेजियन प्रोबेबिलिटी में आप देखो, एक हमारा इवेंट है ए, क्या इवेंट है ए, उस ए इवेंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, A1 और A2, और एक इवेंट हमारा क्या है, बी है। तो जो बी इवेंट है वो A1 की तरफ भी आ रहा है और A2 की तरफ भी आ रहा है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि ये है क्या चीज, ठीक है। तो इसके बाद इसका सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला समझा देते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये बेजियन प्रोबेबिलिटी भी इसको हम बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हम इसको बोलते हैं, और हम इसको एक नाम से और बुलाते हैं, पॉस्टियर प्रोबेबिलिटी भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये पहले की नॉलेज के आधार पे जो हमको होता है नॉलेज, उससे इस पे काफी असर पड़ता है, तो हम इसे पॉस्टियर प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो इन 3 नामों से हम इनको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कि देयर आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स A1 एंड A2, ठीक है। अब ये क्या बोले गए हैं, A1 और A2 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये क्लियर हो गया।
उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब इनमें से कोई इवेंट तो होगा, या तो A1 होगा, एक मिनट, हाँ तो देखिए कहाँ पे थे हम लोग, हाँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का तो मतलब समझा दिया कि A1 का A1 और A2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब A1 होगा चाहे A2 होगा, कोई ना कोई एक इवेंट तो होगा ही होगा। एंड द अक्रेंस ऑफ द इवेंट B, ठीक है। अब यहाँ देखिए B इवेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, इज इन द कॉम्बिनेशन विद A1 A2। एक कोई इवेंट A था जो A1 A2 में डिवाइड हो गया था, और A1 और A2 के बीच में क्या लिखा है, इवेंट B लिखा हुआ है, ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन में with A1 A2, then for event A the conditional probability। हमने आपको बोला था ना कि बेसियन प्रोबेबिलिटी बोलो या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलो, क्योंकि इसका फॉर्मूला उसी तरीके से है, इसलिए हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन द इवेंट B एज अंडर। तो इसका फॉर्मूला कैसे बना ये देख लो। अगर इवेंट A हो रहा है, इवेंट A के लिए, क्योंकि इवेंट A दो पार्ट्स में डिवाइड है, A1 और A2 में, तो A1 अपॉन, इसको अपॉन नहीं बोलते, A1 गिवन B। तो ये कैसा होता है ये फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 अपॉन, अब अपॉन में टोटल आता है, सब कुछ आता है, तो PA1 मतलब ये ऊपर वाली चीज तो अपॉन में आएगी ही, प्लस A2 के लिए भी यहाँ पे लिखा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2। अब जैसे यहाँ पे A1 गिवन B के लिए लिखा गया है, तो क्या आप A2 गिवन B के लिए नहीं लिख पाओगे, पक्का लिख लोगे। तो अगर हमको लिखना हो P A2 गिवन B इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, P, अब जहां जहां A1 है यहाँ पे तो यहाँ A2 कर दो, P A2, फिर P B गिवन A2, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में सेम चीज आ जाएगी पूरी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, P A1 P B गिवन A1 प्लस P A2 P B गिवन A2, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दोनों, ये एक याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि आखिर हम इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे। तो बेस थ्योरम हम आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ के भी बताए दे रहे हैं, वैसे तो सारी चीजें हमने बता दी हैं। द बेसियन प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वेयर A1 A2 आर द इवेंट्स एंड दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ये भी हमने यहाँ पे बता दिया है। वेयर B इज द सिंपल इवेंट विच इंटरसेक्ट विथ ईच A1 एंड A2, ठीक है। और ये इस तरह के डायग्राम को क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। दिस इज नोन एज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ये भी हमने आपको बता दिया है। एंड इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड, मतलब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के बाद ही आप इसको क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। इट इज रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी एंड इट इज डिराइव्ड बाय रिवीजन ऑफ प्रायर प्रोबेबिलिटीज। तो इसमें क्या क्या नाम आ रहे हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटीज आप पढ़ चुके हो, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आप पढ़ चुके हो, अंडर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप पढ़ चुके हो, अंडर द एक्यूमुलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। फर्दर इट इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स प्रोबेबिलिटी, तो इसको जो है हम इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। और दैट इज डिटर्मिनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, और इसको हम और भी क्या, मतलब क्या हम इसमें फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपको नोट्स में तो मिल ही जाएगा, यहाँ पे हमने ये आपको समझा दिया है। बार बार बच्चे बोल रहे थे कि मैम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में आप समझा दो, ठीक है। तो हमने उनको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज आपको समझा देंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, ठीक है। तो हम फटाफट इस पूरे को रब कर देते हैं बोर्ड को, अगर आपको नोट करना है तो नोट करो,
ठीक है, ये इवेंट्स तो आप लोग नोट ही कर लो, इसकी हम पिक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लो, करना है तो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे इससे रिलेटेड। अब देखिए बेस थ्योरम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अ बैग ए कंटेन 3 white and 4 black balls and a bag B contains 5 white and 3 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be black. तो जो बॉल गिरी है दोनों बैग में से किसी भी एक बैग से एक बॉल गिरी है, वो किस कलर की है? ब्लैक कलर की है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि वो बैग बी से गिरी है। तो आप देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि A1 को ले लिया, द इवेंट ऑफ बॉल बीइंग ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। बैग बी के लिए हमने A2 ले लिया इवेंट, और उसके बाद B इज इक्वल टू हमने लिखा द इवेंट ऑफ बॉल बीइंग ब्लैक। ठीक है, सिंस बोथ द बैग आर इक्वली लाइकली टू बी सेलेक्टेड देयरफॉर, उसमें बोला गया था ना, क्वेश्चन में बोला गया कि किसी भी एक बैग से वो बॉल गिरी है, और टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने थे? 2 थे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है P B गिवन A1। तो ये कैसे निकलेगा? इसे निकालने के लिए सबसे पहले आप देखो, ये फर्स्ट कंडीशन जो गिवन है इसको हमने लिया था A1, इस वाले को हमने A1 लिया था। इस इवेंट को जो पहली कंडीशन थी 3 white और 4 black बॉल, और हमको पता है कि ब्लैक बॉल ही गिरी है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है इस बैग में? 7 बॉल्स है। तो अपॉन में आप लिखो 7, और ब्लैक बॉल कितनी है? 4। इसी तरीके से A2 के लिए द इवेंट ऑफ बॉल बीइंग ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। अब बैग बी से आप देखो 5 white बॉल है और 3 black बॉल है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? 5 + 3 8 हो गई, और ब्लैक बॉल कितनी है? 3, क्योंकि बात की जा रही है ब्लैक बॉल की कि जो वो एक बॉल गिरी थी किसी बैग से वो ब्लैक ही थी। टोटल नंबर ऑफ बैग्स आपके पास 2 थे, किसी एक बैग से वो बॉल गिरी थी। तो बैग कितने थे? टोटल नंबर ऑफ बैग्स 2 थे, और उसमें से एक बॉल गिरी थी। तो आप ये देखिए, तो उस PA1 इज इक्वल टू PA2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? A1 और A2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। टोटल इवेंट्स हो गए 2 और फेवरेबल हो गया 1। ठीक है, तो अब देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला हमने लिखा जो हम लोगों ने बेस थ्योरम में पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने। इसके बाद ये पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद अब आपको सबकी वैल्यू पता है। PA2 की वैल्यू 1/2 है, PB गिवन A2 की वैल्यू है 3/8, फिर PA1 की वैल्यू है 1/2, उसके बाद PB गिवन A1 की वैल्यू है 4/7। तो सबकी वैल्यू आपको पता है। अब सबकी वैल्यू पता है तो सबकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। पुट करने के बाद आपको फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा 21/53। तो ये आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे डेसिमल में लाओगे तो 0.396 आएगा। तो कैलकुलेशन करके यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को भी एग्जाम में कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना है। समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।